अस्सलाम वालेकुम बच्चों हम इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे आ रहे हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स के अंदर सबसे पहले तो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो होता है उसमें सिडेशन होती है। सिडेशन को हम इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन की सिडेशन का इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे जो है वो साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये कि डाइफेनहाइड्रामीन जो है ना, उन्होंने कहा कि इसकी पैराडॉक्सिकल हाइपर एक्टिविटी होती है यंग चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। और तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है फटीग, डिजीनेस। ऑब्वियसली ये जो स्लीप करा रहा है, सिडेशन करा रहा है, वो फटीग टाइप की डिजीनेस ये सब कुछ भी तो कराएगा ना। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ट्रेमर्स होंगे उस बंदे को, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अदर इसके ये हैं कि फर्स्ट जनरेशन का इफ़ेक्ट जो है ना, कुछ का एंटीकोलिनर्जिक्स के तौर पे भी होता है। तो ऑब्वियसली एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ नेज़ल एंड ओरल कैविटी, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि हेडेक, ठीक है। उसके बाद टॉपिकल डाइफेनहाइड्रामीन जो होता है ना, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कराता है बच्चों। दिस इज़ योर MCQs, ठीक है। डाइफेनहाइड्रामीन का ये ज़रूर पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस आते हैं, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शंस के अंदर सबसे पहले तो ये है कि माओ इनहिबिटर जो है ना, वो आपके सिडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स को एक्सरबेट कर देते हैं। एक ये खुद भी सिडेटिव है, ठीक है। अगर इसके साथ माओ इनहिबिटर देती है तो वो भी सिडेटिव है, उनका भी एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, दोनों टाइप के एक्शन होते हैं। तो ये सब कुछ ना बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी इसको माओ इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना। उस बंदे से पहले पूछ लेना कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे, ठीक है, पहले से। अगर वो माओ इनहिबिटर ले रहा है तो उसको कभी भी नहीं देना, ठीक है। उसके बाद ये कि इसको हमने एंटीकोलिनर्जिक्स के साथ नहीं देना फर्स्ट जनरेशन वालियों को, क्योंकि ये खुद भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कर रही होती हैं। और आप एंटीकोलिनर्जिक भी साथ दे देंगे तो क्या होगा कि कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो है ना, उनका एक्शन मज़ीद कम हो जाएगा। तो एक्शन मज़ीद इसका कम हो जाता है कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स का। अच्छा, उसके बाद ये कि ये सारा कुछ तो वही रिपीट हुआ है यहाँ से। ओवरडोजेज़ का, ओवरडोज अगर हो जाए तो इसका हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, मतलब का डोज मज़ीद इंक्रीज़ भी हो जाए तो इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है वो रेयर केस होता है, ठीक है। और उसके बाद एक्यूट पॉइजनिंग भी समटाइम हो जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, डब्बी पूरी खा जाते हैं, पता नहीं चलता वो दवाई की ना, बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में होता है। तो डेंजरस इफेक्ट होते हैं उनके CNS पे, हेलुसिनेशन, एक्साइटमेंट, एटेक्सिया, कन्वर्जन, इस तरह की कंडीशंस होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर अनट्रीटेड रह जाए तो वो बंदे को कोमा भी हो सकता है और कोलैप्स भी हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद ये कि H2 ब्लॉकर्स, हमने अभी तक जितनी बात की थी एंटीहिस्टामिन में H1 ब्लॉकर्स की बात की थी। H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं उनकी जो है ना लेस अफिनिटी होती है H1 रिसेप्टर्स के लिए, वो एंटागोनाइज करते हैं ओनली H2 रिसेप्टर्स। और उसके बाद ये कि वो इनहिबिटर होते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस के लिए भी, वो अल्सर्स को ट्रीट करते हैं और हार्ट बर्न को ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें थी, इसमें कोई ड्रग्स वगैरह का नहीं बताया हुआ। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।